ओके तो 9 दिसंबर 2022 को साइंस कम्युनिकेटर हशलीम अल घाइली ने अपने यूट्यूब चैनल में एक्टोलाइफ के ऊपर एक वीडियो पब्लिश की, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे पूरी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को यूज करके बच्चों को आर्टिफिशियल वूम में पैदा किया जा सकता है। जिन भी विमेन का कैंसर या किसी और वजह से यूट्रस रिमूव किया गया है, वो भी एक बच्चे को जन्म दे सकती है। एक्टोलाइफ उन कंट्रीज के लिए भी यूजफुल है जहाँ पर पॉपुलेशन कम हो रही है, जैसे की जापान, बल्गेरिया या नॉर्थ कोरिया। एक्टोलाइफ के पास 75 लैब्स होंगे और हर एक लैब में 400 बच्चों के लिए आर्टिफिशियल वूम होंगे, जिनमें बच्चा माँ के गर्भ की तरह ग्रो कर पाएगा। ये पॉड्स ऐसे मटेरियल से बने हैं जिनमें जर्म्स चिपक नहीं सकते और हर एक ग्रोथ पॉड में सेंसर लगे हैं, जिससे बच्चे की ग्रोथ का डिटेल में पता चलता रहेगा, जैसे कि बच्चे की हार्ट बीट, उसका टेम्परेचर, ब्रीदिंग रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है। बच्चे की सारी प्रोग्रेस का पता माँ बाप को एप्लीकेशन में मिलता रहेगा। इतना ही नहीं, बच्चे की लाइव वीडियो भी माँ बाप देख सकेंगे। अब क्योंकि बच्चे जब माँ के पेट में होते हैं, उस वक्त वो अपनी आसपास हो रही डिस्कशन से अपने पहले वर्ड सीखते हैं, इसलिए एक्टोलाइफ के ग्रोथ पॉड में भी स्पीकर्स होंगे और माँ बाप जो दूर बैठे हैं वो भी मोबाइल से इन स्पीकर्स के जरिए कुछ भी अपने बच्चों को कह सकते हैं या उसके लिए कोई भी भजन या गाना प्लेलिस्ट के जरिए प्ले कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट को यूज करके आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि ग्रोथ पॉड में क्या चल रहा है। एग्जैक्टली वही सुन सकते हैं जो बच्चा सुन रहा है या वो देख रहा है। इसके साथ माँ को एक वायरलेस सेप्टिक सूट भी दिया जाता है, जो कि बच्चे के ग्रोथ पॉड के साथ कनेक्टेड होगा। अब इस सूट के जरिए माँ अपने बच्चों की किक्स को फील कर पाएंगी, जैसे कि वो करती अगर बच्चा उनके पेट में होता। इस लैब के अंदर 2 बड़े बायो रिएक्टर्स होंगे। पहले बायो रिएक्टर में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन होगा, जो कि बच्चे को आर्टिफिशियल अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए दिया जाएगा ताकि बच्चे की अच्छे से ग्रोथ हो। दूसरा बायो रिएक्टर बच्चे के वेस्ट को पॉड से हटाता रहेगा। अगर माँ बाप ज्यादा पैसे खर्चने के लिए तैयार हैं, तो वो CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टूल के जरिए 300 जीन्स अपने बच्चे के एडिट करवा सकते हैं, जिससे वो बच्चे के आई का कलर, हेयर कलर, स्किन टोन, फिजिकल स्ट्रेंथ, हाइट और इवन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को भी पहले से ही चेंज करवा पाएंगे। डिलीवरी के टाइम में माँ को कोई भी पेन सहन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बटन को प्रेस करके डिलीवरी करवाई जा सकेगी, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड्स बाहर आ जाएंगे, ग्रोथ पॉड खुलेगा और माँ बाप अपने बच्चे को घर ले जा पाएंगे। पूरी ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए माँ बाप को बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा के भी दिया जाएगा, ताकि उन्हें पता चलता रहे कि बच्चा उन्हीं का है। जो लोग ज्यादा कन्वीनियंस चाहते हैं, उनके लिए पोर्टेबल सोल्यूशन है। वो मिनिएचर बायो रिएक्टर्स को यूज करके अपने घर में ही अपने बच्चे को ग्रो होते हुए देख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से माँ को डिलीवरी के बाद स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस, बॉडी चेंजेस से भी गुजरना नहीं पड़ेगा। अब कई लोगों को इस आर्टिफिशियल वूम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, लेकिन कई लोगों का रिएक्शन कुछ You can manufacture children in factories. Are frightened of an artificial womb replacing you. We got some competition now. There's going to be a dispute about natural birth versus artificial birth. ओके तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि एक्टोलाइफ क्या एक रियल कंपनी है और क्या इन्होंने सच में आर्टिफिशियल वूम को तैयार कर दिया है? तो इसका आंसर है नहीं, ये रियल कंपनी नहीं है और ना ही इन्होंने कुछ रियल बनाया है। ये वीडियो हसीम अल घाइली ने पब्लिश की थी अपने यूट्यूब चैनल में, ताकि वो अपने आइडिया को कम्युनिकेट कर पाए कि हम फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जानने के लिए कि हम आर्टिफिशियल वूम को इम्प्लीमेंट करने के कितने पास हैं, हमें पहले 3 इंपॉर्टेंट रिसर्चेस को समझना पड़ेगा। रिसर्च नंबर 1 है IVF, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस केस में होता यह है कि विमेन की बॉडी हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद एग्स प्रोड्यूस करती है। इन एग्स को बाहर निकाला जाता है नीडल की मदद से और आदमी के स्पर्म्स हर एक एग में डाले जाते हैं। ये स्पर्म्स नॉर्मली मैन के मास्टरबेशन के बाद मिलते हैं। इस प्रोसेस के अगले दिन एम्ब्रियोलॉजिस्ट चेक करते हैं कि एक एग फर्टिलाइज हुआ कि नहीं। तीसरे दिन दोबारा से ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट चेक करता है कि ये 6 से 8 सेल में डिवाइड हुआ है कि नहीं। और 5वें दिन जब सेल 100 या 100 से ज्यादा हो जाते हैं, तो इस स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। इस वक्त पर एम्ब्रियो को एक ट्यूब की मदद से वापस विमेन के यूट्रस में डाला जाता है। IVF बहुत ही कॉमन हो चुका है। 1978 में लुइस ब्राउन पहली बच्ची बनी जो कि IVF से पैदा हुई, जिन्होंने एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जी, और तब से लेकर अब तक 44 साल हो गए हैं। और IVF इतना कॉमन है कि 50 लाख से ज्यादा बच्चे अब तक इस टेक्निक से पैदा हुए हैं। IVF उन पेरेंट्स की बहुत मदद कर रहा है जिन्हें कंसीव करने में बहुत इशू आता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी वजह से किसी विमेन की ओवरी रिमूव कर दी गई, तो किसी डोनर विमेन से एग लिया जा सकता है और IVF के बाद इसे मदर में इंजेक्ट किया जा सकता है और एक लेडी का माँ बनने का सपना पूरा हो सकता है। अब ये IVF तो 1978 से चला आ रहा है, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि ब्लास्टोसिस्ट के बाद मेन काम है जब बच्चे के ऑर्गन्स पैदा होते हैं, और ये सिर्फ माँ के पेट में ही हो सकता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम नेक्स्ट रिसर्च देखें, अगर आप ह्यूमन बॉडी में इंटरेस्टेड हैं, तो 2 बुक्स मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा। पहला है द नेचर फिक्स और सेकंड है माइंड गट। फिर आती है हमारी रिसर्च नंबर 2, जो कि है डॉक्टर हैना की स्टडी। ये स्टडी चूहों पर की गई थी। एक चूहे को पैदा होने के लिए सिर्फ 20 दिन का टाइम लगता है, जैसे कि एक ह्यूमन को पैदा होने के लिए 9 महीने का टाइम। अब इस स्टडी के लिए बायोलॉजिस्ट जैकोब हैना और उनकी टीम ने 7 साल तक मेहनत की थी और उसके बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि ब्लास्टोसिस्ट फेज के बाद भी जो चूहों के ऑर्गन्स हैं, वो माँ के पेट के बाहर डेवलप किए जा सकते हैं। इसके बाद इन्होंने ये किया कि एक प्रेग्नेंट चूहे के एम्ब्रियो को सिर्फ 3 से 4 दिन तक ही नहीं,
बल्कि पूरे 11 दिन तक जिंदा रखा, यानी ऑलमोस्ट हाफ प्रेगनेंसी स्टेज तक, जहां पर उसकी हार्ट बीट्स, उसकी लेग्स, हेड एक्सेट्रा को देखा जा सकता था। इसके बाद आती है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च, प्रीमेच्योर लैम्ब्स केप्ट अलाइव इन प्लास्टिक बैग। अब इस केस में डॉक्टर एमिली पैट्रिज और उनकी टीम ने एक भेड़ के बच्चे को पूरे तरीके से पैदा होने से पहले ही बाहर निकाल दिया, सी सेक्शन की मदद से। इस भेड़ के बच्चे के उतने ही ऑर्गन्स डेवलप हुए थे जितने कि इंसान के बच्चे के 23 हफ्ते की प्रेगनेंसी में होते हैं। उसके बाद इसे एक ट्रांसपेरेंट बैग में रखा गया जिसमें लिक्विड था जो कि माँ के पेट में एमनियोटिक फ्लूइड की तरह ही था। इसके साथ काफी मशीन्स अटैच की गई जो कि ब्लड से CO2 को बाहर निकाल के ऑक्सीजन अंदर डालती थी, और माँ के पेट में ये काम प्लेसेंटा का होता है। अब इस केस में रिसर्चर्स ने रिपोर्ट किया कि इन लैम्ब्स को इस बैग में 28 दिनों तक रखा गया था और इनके ऑर्गन्स नॉर्मली ग्रो होते रहे जैसे कि माँ के पेट में होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन लैम्ब्स को यूथनाइज कर दिया गया, यानी इन्हें मार दिया गया ताकि इसके ऑर्गन्स को रिसर्चर्स स्टडी कर पाए। अब ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इनह्यूमन लगता है कि जानवरों के साथ यार ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत लोगों की मदद कर सकता है। रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर कोई बच्चा प्री मैच्योरली पैदा होता है, यानी 39 वीक्स अपने माँ के पेट में रहने के बजाय अगर 23 हफ्तों के बाद ही बाहर आ जाता है, तो उसके ऑर्गन्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते और इस वजह से 100 में से 50 प्रीमेच्योर बच्चे मर जाते हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि हम एक मछली को पानी की जगह जमीन पर रख रहे हैं। इसलिए इन रिसर्चर्स का मानना है कि इन प्रीमेच्योर बच्चों को अगर इन आर्टिफिशियल वूम में रखा जाएगा तो इनके ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स वगैरह डेवलप किए जा सकते हैं और इनके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब ये 3 स्टडीज देख के ये लगता है कि ओके, तो प्रेगनेंसी की ऑलमोस्ट सारी स्टेजेस तो हमने कवर कर ही ली है, जैसे कि एक एग और स्पर्म को माँ के पेट से बाहर ही फर्टिलाइज करवा के उसे 4-5 दिन तक ग्रो करवाया, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक। उसके बाद चूहे वाली स्टडी में हमने ये देखा कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के बाद उनके ऑर्गन्स को डेवलप भी करवाया गया। इतना ही नहीं, भेड़ के बच्चे को पैदा होने से पहले ही बाहर निकाल के उसके ऑर्गन्स फर्दर डेवलप किए गए। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम आर्टिफिशियली पूरा ही बाहर बच्चे को पैदा करवा सकते हैं और एक्टोलाइफ ट्रू बन सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। इसके 2 रीजंस हैं। इसका पहला कारण है कि अभी तक डॉक्टर हेनास की चूहे वाली स्टडी ह्यूमंस पर नहीं की गई है और ना ही लैम्ब वाली स्टडी ह्यूमन पर की गई है। इसका एक रीजन है कि गवर्नमेंट से इतनी जल्दी परमिशन नहीं मिलती इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन कि अभी हम आर्टिफिशियली वूम नहीं क्रिएट कर सकते वो ये है कि अभी भी हम ह्यूमन प्रेगनेंसी में ऐसे बहुत से स्टेप्स हैं जिससे रिलेटेड अभी रिसर्च हुई ही नहीं है, और ना ही किसी भी जानवर के केस में भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम उसे आर्टिफिशियली वूम में पैदा करवा सके। देखिए, बहुत से लोग चाहते हैं कि आर्टिफिशियली वूम की टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए, चाहे फिर इसे सारी विमेन यूज करें या ना करें, और इन लोगों का आर्ग्यूमेंट यह है कि 3 लाख से ज्यादा विमेन की डेथ चाइल्ड बर्थ से हर साल होती है और इन लाइफ्स को हम बचा सकते हैं। इतना ही नहीं, बेबी डिलीवरी के बाद 50% विमेन अपनी जॉब छोड़ देती हैं और उसके बाद सिर्फ 27% विमेन ही अपनी जॉब कंटिन्यू करती है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि जिन विमेन के बच्चे हैं उनके बाद उनकी सैलरी कम होती है। कई लोग आर्टिफिशियल वूम्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इनका कहना है कि ये तो ऐसा ही है कि जैसे हम फैक्ट्री में आईफोन्स बनाते हैं वैसे हम बच्चे पैदा कर रहे हैं। This means that you can manufacture children in factories. या फिर अगर बच्चा माँ के पेट में नहीं रहेगा तो माँ और बच्चे में इमोशनल कनेक्शन नहीं रह पाएगा। एक्चुअली लोगों ने ट्विटर में आर्टिफिशियल वूम को लेके बहुत क्रिटिसाइज किया, स्पेशली जब जनवरी 18, 2020 को इलॉन मस्क ने ये ट्वीट किया कि पॉपुलेशन कम होने वाली है, हमें उसके लिए चिंता करनी चाहिए। जिस पर इथेरियम के फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन ने ये ट्वीट किया कि सिंथेटिक वर्म्स इसके लिए हेल्प कर सकते हैं, और इसके बाद तो मानो लोग पागल ही हो गए कि ये तो बहुत ही बुरा आइडिया है। कई लोगों ने तो इसे मैट्रिक्स की मूवी में नियो के इस सीन के साथ कंपेयर किया कि हमें लगता है कि ये चीजें सच होने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? हमें ये टेक डेवलप करना चाहिए या नहीं, या कम से कम हमें इस टेक को डेवलप कर लेना चाहिए ताकि हम फैमिलीज को ये ऑप्शन दे सके कि वो नॉर्मल प्रोसीजर करवाना चाहते हैं या फिर वो सिंथेटिक वॉर्म की तरफ जाना चाहते हैं। एनीवेज, आप कमेंट करके जरूर बताइए, और ये कुछ वीडियोस हैं जो मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आएंगी।